हेलो स्टूडेंट और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम क्वांटम संख्या या क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। तो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, त्रिविम विन्यास, कोणीय संवेग तथा चक्रण ज्ञात करने के लिए जिन संख्याओं की सहायता होती है उन्हें हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। ठीक है। और क्वांटम संख्याएं भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है। तो मुख्य क्वांटम नंबर जो है इसे हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। मुख्य क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं और ये कोश की जानकारी देता है। यह इलेक्ट्रॉन की कोश की जानकारी देता है। ठीक है कि किसी परमाणु के कोश में या फिर किसी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसकी गणना हम मुख्य क्वांटम नंबर यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि कोई नाभिक है, ठीक, उसके चारों ओर इस प्रकार से कोश हैं। तो कोश को हमने KLMN से शो किया है, KLMN। ठीक है। इसके बाद अगर कोशों की संख्या बढ़ती जाएगी तो हम क्या कहेंगे, इसके बाद भी अगर कोशों की संख्या बढ़ी तो हम कहेंगे इसे OPQR। ठीक है। इस प्रकार से हम इसको नंबर देते हैं। तो इनसे हमें पता चलता है कि जैसे K कोश है, पहला कोश, पहले कोश को K बोल देंगे, दूसरे कोश को बोलते हैं L। तो पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक। और n का मान हमेशा होता है पूर्णांक। n का मान हमेशा पूर्णांक होता है, लेकिन पूर्णांक आप कहेंगे जीरो भी होता है तो जीरो नहीं होता। जीरो को छोड़कर जितने भी पूर्णांक संख्या हैं वो n की मान होती हैं। तो n का मान ज्ञात होने पर हम किसी कोश में अधिकतर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। n का मान ज्ञात होने पर हम किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का फॉर्मूला होता है 2n²। यानी कि जो भी मान दिया हो हमारे पास, जो भी मान हो n का, वो मान हम यहाँ पे रख देते हैं। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि किस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने पहला रखा मान, तो क्या होगा, 2 ही हो जाएगा। यानी कि पहले कोश में, K कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम 2 मान रख दें, दूसरे कोश की अगर हम मान रखें, दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो हम इसी फॉर्मूले से 2n² से ही ज्ञात कर सकते हैं। n का मान हम 2 रख के, ठीक है, 2 2 4 हो जाएगा, इंटू 2 कितना हो गया 8। यानी कि दूसरे कोश में L में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 8। तो n का मान ज्ञात होने से किसी कोश में अधिकतर कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ n पे जितना भी मान दिया हो n का, उससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये किस कोश का इलेक्ट्रॉन है। दूसरा हम ज्ञात कर सकते हैं किसी भी कोश में कक्षकों की कुल संख्या। किसी कोश में
प्रकक्षकों की संख्या। इसे हम n स्क्वायर से याद कर सकते हैं। n की जगह हम लिखते हैं n का मान, कोई सा भी n का मान हम लिख दिए। तो अगर मान लीजिए मैंने 2 लिया है यहाँ पे, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि n का मान 2 होने पर कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो मुख्य क्वांटम संख्या से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट है अब दिगंशी क्वांटम संख्या यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखिए ये क्वांटम संख्या वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसे आप लोग बार बार वीडियो चला के समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए जो दिगंशी क्वांटम संख्या है इसे प्रदर्शित करते हैं L से। ठीक है, स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं इसे दिगंशी क्वांटम संख्या को। और ये उपकोष के बारे में जानकारी देता है। जो n था मुख्य क्वांटम नंबर, ये किसकी जानकारी देता था? कोष की। और ये जो है दिगंशी क्वांटम नंबर, ये उपकोष की जानकारी देता है। ठीक है, और दिगंशी क्वांटम संख्या का मान जो है मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है। इनका मान जो है दिगंशी क्वांटम संख्या का मान मुख्य क्वांटम नंबर पर निर्भर करता है। मुख्य क्वांटम नंबर ठीक है, और इसका मान होता है 0 से n-1 तक। 0 से n-1 तक इनका मान होता है। यानी कि दिगंशी क्वांटम नंबर का मान 0 हो सकता है, जबकि हमने अभी पढ़ा है मुख्य क्वांटम संख्या में उसका मान पूर्णांक होता है। मुख्य क्वांटम नंबर का मान पूर्णांक होता है लेकिन 0 नहीं होता है। ठीक है, 0 कभी नहीं होता है। अगर क्वेश्चन में आपको n बराबर 0 दिया रहेगा तो यानी कि वो चीज़ें गलत हैं। आपको उसे बताना पड़ेगा कि n का मान कभी भी 0 नहीं होता मुख्य क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इसका मान जो होता है 0 से n-1 तक होता है। जैसे कि मान लीजिए n बराबर 2 दिया हो तो l का मान क्या होगा? तो l का मान क्या होगा? तो हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं इसको? 0 से n-1 तक। तो n-1 हम करेंगे, इसमें n-1 करेंगे तो n का मान 2 है, -1 करेंगे तो 1 आएगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? l बराबर 0 1। ठीक, n का मान 2 होने पर l का मान होता है 0 1। ठीक है, इसी प्रकार से अगर n बराबर अगर मान लीजिए 4 है तो l बराबर क्या लिखेंगे? 0 1 2 3, है ना। ये नहीं लिखेंगे। अगर n-1 हम करेंगे तो 4-1 बराबर कितना होगा? 3 ही होगा। तो 3 तक जाएगा इसका मान। ठीक, नेक्स्ट हमने देखा है यहाँ पे कि यह उपकोष की जानकारी देता है। उपकोष कह लें या फिर उपकक्ष भी कह सकते हैं कि यह जो है उपकक्ष की भी जानकारी देता है। किसी परमाणु में उपस्थित जितने मुख्य कक्ष हैं उनको कई उपकक्ष में या उपकोष में विभाजित किया जाता है। इन उपकोष को जो है प्रदर्शित किया जाता है कई जैसे कि SPDF से। ठीक है, तो अगर L का मान 0 है तो वो उपकक्ष होगा या उपकोष होगा S। ठीक, अगर L का मान 1 है तो उपकोष होगा P। इसी प्रकार से L का मान 2 होने पर उपकोष होगा D और L का मान 3 होने पर उपकोष होता है F। ठीक है, उपकक्ष क्या होता है कि किसी भी परमाणु में उपस्थित मुख्य कक्ष जो होता है उनको कई उपकक्ष में भी डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। ठीक है, क्योंकि
क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर, या कह सकते हैं तत्वों की संख्या बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने लगती है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को फिल करने के लिए अनेक प्रकार के उपकक्षों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उपकोषों की ज़रूरत पड़ती है। उपकोष और उपकक्ष एक ही चीज़ है। ठीक, तो जब n हम देख रहे थे मुख्य क्वांटम नंबर, तो उससे हमें कोष की जानकारी हो रही थी। कोष, तो n बराबर 1 होने पर कौन से कोष की बात की जा रही थी? k की। n बराबर 2 होने पर l, n बराबर 3 होने पर m, और n बराबर 4 होने पर n उपकोष की बात की जा रही है। लेकिन जब हम l पे आते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या पर, तो ये किसकी जानकारी देता है? ये उपकोष की जानकारी देता है। तो l बराबर 0 होने पर s उपकोष होगा, l बराबर 1 होने पर p उपकोष होगा, और l बराबर 2 होने पर d उपकोष होगा, l बराबर 3 होने पर f उपकोष होगा। नेक्स्ट है कि l के मान से हम किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या और कक्षकों की अधिकतम संख्या की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, l का मान ज्ञात होने पर किसी उपकोष में कक्षकों की अधिकतम संख्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट में 2l प्लस 1। ठीक है, यानी कि l का मान जितना दिया हो उसका हम 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, और नेक्स्ट हमें पता चलता है किसी उपकोष में यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया बेटा, यहाँ किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, यहाँ ठीक कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या अगर हमें ज्ञात करनी होगी तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 2 ब्रैकेट में 2l प्लस 1। ठीक है, और किसी उपकोष में कक्षकों की अधिकतम संख्या टू एल प्लस 1 इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे l बराबर अगर हमने 1 रखा है ना, अगर l का मान 1 रखा तो उसमें हम देख लेते हैं कि किसी उपकोष में अगर l का मान 1 रखने पर उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। तो इस फार्मूले में देखिए l बराबर 1 रखने पर कि 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, ये कर लिया, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1। ठीक, ये 3 हो गया, 2 1 1 3 हो गया, और ये हो गया, कितना हुआ ये 6। यानी कि l का मान 1 रखने पर कितने हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, और l का मान यहाँ देखिए 1 है, तो यानी किस उपकोष की बात की जा रही है, p उपकोष की। तो p उपकोष में इलेक्ट्रॉन कितनी संख्या है, p उपकोष में, p उपकक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6। अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इसी प्रकार से आप l का मान 2 रख के, l का मान 3 रख के, तो l का मान जब 2 रखेंगे तो हमें d उपकोष ज्ञात होगा। l का मान 3 रखेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, f उपकोष की बात करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कक्षकों की संख्या। उपकोष में कक्षकों की अधिकतम संख्या, तो हम l का मान यहाँ भी रख देते हैं, l बराबर 1 अगर हम रखें
कितना हो जाएगा 3, यानी कि इसमें कक्षक कितने होंगे 3, है ना। यानी कि P उपकोष में कितने कक्षक हैं, मान लीजिए P उपकोष है तो इसमें कक्षकों की संख्या कितनी है 3 है। ठीक है, P उपकोष में कक्षक हैं 3, इसको बोलते हैं PX, PY, PZ। इसके बारे में अभी हम कक्षक के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो हम इस उपकोष से इस फॉर्मूले से पता चल रहा है कि ये जो है किस उपकोष में है। ठीक है, तो अभी हमने सॉल्व किया तो जो हमारा आंसर 6 आ रहा है तो इसमें पता चल रहा है कि ये P उपकोष की बात की जा रही है। ठीक है, L का मान 1 रखने पर जो आंसर 6 आ रहा है इसमें पता चल रहा है कि P उपकोष में अधिकतर इलेक्ट्रॉन जो है 6 हो सकते हैं, यानी कि P उपकोष में अधिकतम 6 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है किस उपकोष में कक्षकों की अधिकतम संख्या, यानी कि कह रहा है कि जो L का मान 1 रखा है हमने, ठीक है, L का मान जो 1 रखा है तो उससे जो ये आ रहा है 3, तो यानी कि कह रहा है कि जब L का मान 1 रखा जाएगा तो किस उपकोष की बात की जाएगी, P उपकोष की। ठीक है, P उपकोष में कक्षक कितने हो सकते हैं 3 हो सकते हैं। ठीक, चलिए एक और हम करके देख लेते हैं, L बराबर 2 करके अगर हम देखें L बराबर 2, तो यहाँ देखिए L बराबर 2 क्या है, L का मान 2 रखने पे हमें D उपकोष मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसे। इसी फॉर्मूला में हम रखते हैं 2L + 1। ठीक, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4 + 1 = 5। ठीक, तो अभी हमें पता चला कि L बराबर 2 यानी कि D उपकोष, D उपकोष है। D उपकोष में कक्षक कितने हैं 5 हैं। ठीक है, 5 कक्षक हैं इसमें, तो हम इसे इस प्रकार से शो करेंगे। फोर 5। ठीक, यानी कि L बराबर 2 रखने पे हमें D उपकोष मिलता है। D उपकोष में अधिकतम कक्षक कितने हैं 5 हैं, और D उपकोष में हम देख सकते हैं कि D उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। D उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2L + 1 और इसका 2 से मल्टीप्लाई होना है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हम ज्ञात करेंगे तो L बराबर 2 रखा है, 2 2 ज़ा 4 + 1। ठीक है, ये हो जाएगा 5 5 2 ज़ा 10, यानी कि D उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 10 हो सकते हैं। D उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए नेक्स्ट है चुंबकीय क्वांटम संख्या, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, स्मॉल m से प्रदर्शित करती हैं और इसका मान L के मान पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान L के मान पर, L के मान यानी द्विगुण क्वांटम नंबर के मान पर, एजीमुथल क्वांटम नंबर के मान पर। चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी कि m का मान -L से, इसका मान यानी कि स्मॉल m का मान -L से +L के मध्य में, के बीच में, शून्य सहित कोई भी पूर्णांक संख्या
हो सकती है। ठीक है, यानी कि जितना भी एल का मान रहेगा तो वो एल का मान जो है वो वहाँ से माइनस से प्लस के बीच ही रहेगा। आइए इसे समझ लेते हैं। जैसे एल बराबर अगर 1 है, ठीक है, तो एम का मान कितना हो सकता है? एम का मान होगा -1, 0, +1। इसी प्रकार से एल बराबर अगर 3 रखा हमने तो एम का मान कितना होगा? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। ओके, और इस मान को अगर हम चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, प्लस से भी, +3, +2, +1, 0। तब यहाँ प्लस का मान क्या हो जाएगा? -1, -2, -3। ठीक है, चाहे इस तरह से लिखिए चाहे इस तरह से लिखिए, दोनों सही है, दोनों तरीके सही हैं। इसी प्रकार से अगर एल का मान 0 हो जाएगा तो एल का मान तो 0 भी होता है, 0 से ही स्टार्ट होता है, तो एम का मान भी 0 हो जाएगा, है ना। और इसके अलावा एम जो है ये एल के किसी भी मान के लिए इसका संभावित मान जो होता है, यहाँ लिखते हैं, एल के किसी भी मान के लिए एम का संभावित मान किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? इसका फॉर्मूला है (2l+1). इसके अलावा एम क्वांटम संख्या जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है, ये एक उपकक्ष में ऑर्बिटल की संख्या को भी प्रदर्शित करती है। यानी कि किसी उपकक्ष में कितने ऑर्बिटल हैं या कि कोई उपकक्ष जो है कितने भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो ये एम जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स की संख्या को भी प्रदर्शित करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई उपकक्ष है एस है, तो जैसे या तो मान लेते हैं कि एल का मान अगर हम 0 रखते हैं, है ना, एस उपकक्ष के लिए, ठीक है, एस उपकक्ष के लिए हमने भी देखा है एल का मान है 0, तो एम का मान भी क्या होगा? 0 ही होगा, क्योंकि एम का मान हमेशा किस पर निर्भर करता है? एल के मान पर। ठीक है, तो एम का मान भी 0 होगा, यानी कि एस उपकक्ष में केवल एक ही ऑर्बिटल है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एस उपकक्ष में केवल एक ही ऑर्बिटल है। ठीक, अब हम देखते हैं पी उपकक्ष के लिए। तो पी उपकक्ष के लिए एल का मान कितना था? 1 था, एल बराबर 1, तो एल का मान पे ही एम का मान निर्भर करता है, तो एम बराबर क्या हो जाएगा? -1, 0, +1, यानी कि कितने उपकक्ष हैं? 1, 2, 3। पी उपकक्ष में ऑर्बिटल की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है,
यानी कि p उपकक्ष में कितने ऑर्बिटल हैं? 3 हैं, px, py और pz। p उपकक्ष के ऑर्बिटल्स को px, py और pz से प्रदर्शित करते हैं। चलिए इसी प्रकार से d उपकक्ष के लिए लेते हैं। d उपकक्ष के लिए L बराबर कितना होगा? L बराबर 2 हो जाएगा, तो m हो जाएगा -2 -1 0 +1 +2। तो यानी कि d उपकक्ष में ऑर्बिटल की संख्या कितनी है? 5 है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखते हैं f उपकक्ष के लिए। f उपकक्ष के लिए देखते हैं, L बराबर होता है 3, तो m बराबर क्या हो जाएगा? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, यानी कि 7। f उपकक्ष में ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी है? 7 है। 2 3 4 5 6 और 7। ओके, यानी कि m का मान पूर्ण रूप से l के मान पर ही निर्भर करता है। l का मान जितना होगा उसी हिसाब से m का मान भी होगा। ठीक है, और m जो है किसी उपकक्ष में कितने ऑर्बिटल हैं, तो ऑर्बिटल्स की संख्या को भी प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वांटम नंबर है चक्रण क्वांटम संख्या। तो चक्रण क्वांटम संख्या को स्मॉल s से प्रदर्शित किया जाता है। स्मॉल s से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर तो चक्कर लगाता है, इसके साथ साथ वो अपने एक्सिस पे भी घूमता है। जैसे कि कोई नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो ऐसे ऐसे ये घूमता तो है, ठीक है, लेकिन साथ में वो अपने अक्ष के चारों ओर भी घूमता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष के चारों ओर गति करने को चक्रण कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष के चारों ओर गति करने को क्या कहते हैं? चक्रण कहते हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर तो चक्कर लगाता है, इसके साथ साथ वो अपने अक्ष के चारों ओर अपने अक्ष पर भी चक्रण करता है। तो इसी चक्रण को चक्रण क्वांटम संख्या के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसे स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर वो दाहिने साइड दक्षिणावर्त चक्रण कर रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर दक्षिणावर्त चक्रण कर रहा है इसका मान हो जाएगा +12। ठीक, और वामावर्त यानी कि बाएं साइड लेफ्ट हैंड साइड अगर वो चक्रण करता है, स्पिन करता है, चक्रण करने पर इनका मान हो जाएगा -12। ठीक है, दक्षिणावर्त यानी कि दाएं साइड चक्रण करता है तो इसका मान +12 होगा, और वामावर्त चक्रण करता है तो मान हो जाएगा -12। यानी कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन का मान ये लिखा है +12 लिखा है, तो हमें पता चलेगा कि वो इससे दाएं साइड से चक्रण कर रहा है,
ठीक है। और वामावर्त यानी कि वो बाएं उसकी गति जो है चक्रण करने की बाएं साइड से है। कक्षक क्या होता है, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, तो नाभिक के चारों ओर स्थित वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है उसे हम कक्षक कहते हैं या फिर ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो एक ऑर्बिटल वास्तव में किसी परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन की एक सुनिश्चित क्वांटम संख्या को या क्वांटम अवस्था को भी प्रदर्शित करता है और एक निश्चित ऊर्जा से संबद्ध होता है। किसी नाभिक का, मान लीजिए कोई नाभिक है, ठीक है, तो उसके चारों ओर का स्थित वह त्रिविमीय क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसे ही ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है उसे क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं परमाणु कक्षकों की आकृतियाँ, यानी कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी आकृति किस प्रकार से होती है। तो ये इसमें पहला है एस ऑर्बिटल। तो एक एस ऑर्बिटल के लिए नाभिक से एक निश्चित दूरी पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सभी दिशाओं में समान होती है, इसलिए इसकी आकृति गोलीय होती है, स्फेरिकल होती है। देखिए एस ऑर्बिटल की जब देखा गया कि एस ऑर्बिटल में किसी भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है सभी दिशाओं में समान थी। इनकी कोई नाभिक है तो इलेक्ट्रॉन भी सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित थे, तो इसकी आकृति कैसी हुई, गोलाकार हो गई। ठीक है, इसलिए एस ऑर्बिटल की आकृति कैसी हुई, गोलाकार हो गई। और एन का मान बढ़ने पर एस परमाणु कक्षक की आवृत्ति भी बढ़ती जाती है। जैसे एन का मान बढ़ने लगा, कोश का मान बढ़ने लगा, तो एस का आवृत्ति आकार भी बढ़ने लगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की आकार इसमें इस तरह से बढ़ने लगा, यानी कि इसकी आकृति कैसी है, गोलाकार है। एस ऑर्बिटल की आकृति गोलाकार होती है। तो एस का फिगर हम इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, ये शो कर रहा है कि इसकी जो है चारों दिशाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। ठीक है, ये इसका एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। चलिए नेक्स्ट ऑर्बिटल है पी ऑर्बिटल्स। तो पी परमाणु कक्षक की आकृति जो होती है वो डंबल के आकार की होती है। डंबल यानी कि बीच में सकरा और किनारे पर फूला हुआ आकृति, यानी कि इस प्रकार से जैसे 8 बनता है इस प्रकार से। ठीक है, बीच में सकरा रहेगा और किनारे किनारे पे चौड़ा भाग, तो इसकी आकृति भी डंबल की तरह ही होती है, जिसमें कि 2 पालियाँ होती हैं, 2 लोब्स होते हैं और इसे बोलते हैं इंटरलोब। ये जो बीच का सकरा भाग है इसे बोलते हैं नोडल प्लेन। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की संभावना सबसे कम होती है और ये होते हैं लोब्स। तो पी परमाणु की आकृति कैसी होती है, डंबल के आकार की, उसमें 2 पालियाँ होती हैं। और पी उपकक्ष में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जिन्हें पी एक्स, पी वाई और पी जेड से प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसकी आकृतियाँ समान होती हैं। ठीक है, 3 ऑर्बिटल होती हैं इनकी, लेकिन आकृति तीनों की समान ही होगी, लेकिन त्रिविम में उनके अभिविन्यास भिन्न होते हैं। ये देख लेते हैं, जैसे एल का मान 1 होने पर एम का मान क्या हो जाएगा, +1 0 -1। ठीक है, तो ये देखिए ये इसकी आकृति है। पी एक्स के लिए ये हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स पर है, डंबल बन रहा है एक्स एक्सिस पर। ठीक, और ये जो है वाई के लिए है, ये डंबल देखिए इसकी आकार जो है पी का वाई पर है, वाई एक्सिस पर। इसी प्रकार से ये है पी जेड, ये जेड एक्सिस पे बन रहा है। ठीक है, तो एल का मान अगर 1 है तो एन का मान क्या होगा, 2 होगा। एल का मान हमेशा एन से क्या होता है, कम ही होता है। एल बराबर क्या होता है, एल बराबर n-1 होता है, तो n-1 करेंगे
तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, है ना। तो L का मान 1 होता है, तो M का मान किस तरह से होता है, कैसे होता है, +1, 0 और -1 होता है, ठीक है। तो उसकी का है, तो जब 1 रहेगा तो x एक्सिस के लिए M का मान हो जाएगा +1, y एक्सिस के लिए M का मान होता है -1 और z एक्सिस के लिए M बराबर होता है 0। नेक्स्ट ऑर्बिटल है d ऑर्बिटल। तो d परमाणु कक्षक के लिए L का मान क्या होता है, 2 होता है। इसमें 5 त्रिविम अभिविन्यास होते हैं, ठीक है। dxy, dyz, dxz, dx² से dy² और dz², ठीक है। और d ऑर्बिटल की आकृति जो होती है वो डबल डंबल होती है, यानी कि 2 डंबल्स एक साथ लगे होते हैं और इनमें 4 पालियां यानी कि 4 लोब होते हैं, ठीक है। तो d ऑर्बिटल के लिए n का मान होता है 3, L का मान होता है 2 और M का मान क्या हो जाएगा, -2, -1, 0, +1, +2। यहाँ इस बुक में देखिए d ऑर्बिटल की आकृति, dxy के लिए इस प्रकार से आकृति बनेगी, ठीक है। dyz के लिए ये है, zx की आकृति इस प्रकार से बनेगी। इसी प्रकार से dx² y² की आकृति देख लीजिए। इसके बाद dz² जो होता है, इसके बीच में इस प्रकार का चक्रण शो किया जाता है, ठीक है। ये जो शेप है ऑर्बिटल्स की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप सबको इसे बनाना आना चाहिए।